नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आशा है आप खुश और हेल्थी होंगे। सब मेंबर्स को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे असर्शन एंड रीजन के, और वो चैप्टर का नाम होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ डायरेक्शन गिवन है कि हमने ऑप्शन किस हिसाब से लगाने हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है, देखिए क्या निर्देश दिए इसमें। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो क्वेश्चन होंगे आपके उसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसमें आपको क्या दिए होंगे, असर्शन की स्टेटमेंट दी होगी। स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन। आपको असर्शन की स्टेटमेंट दे रखी होगी, रीजन की स्टेटमेंट दे रखी होगी। ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो स्टेटमेंट दे रखी होगी आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, दोनों ट्रू हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन का एक्सप्लेन किया हुआ है, रीजन है उसका सॉल्यूशन है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन ए लगाएंगे। अगर हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं एंड रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन है दोनों सही, लेकिन रीजन उस ए को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन बी। फिर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। अगर हमारा असर्शन सही है और रीजन गलत है तो हम लगाएंगे सी ऑप्शन। अगर हमारे असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारा क्या है, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, तब हम ऑप्शन लगाएंगे डी। तब हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर दीजिए, एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर साथ साथ करते रहिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्शन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। इसका मतलब अगर फोर्स क्या है हमारे पास, जीरो है, देन द एक्सेलरेशन इज जीरो। क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, देखते हैं। एफ इज इक्वल टू जीरो, बट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन में एम। अगर हमारा फोर्स जीरो है तो इसका मतलब जीरो अपॉन में एम, और वो ए क्या आ जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ए इज असर्शन इज करेक्ट। एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। क्या एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है। तभी तो फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स, इट इज रॉन्ग, इट डिपेंड ऑन फोर्स, तो ये हमारा गलत है। तो ए इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन आएगा। ऑप्शन इज सी। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब असर्शन क्या कह रहे हैं, assertion a rocket work on the principle of conservation of linear momentum। यस, क्योंकि रॉकेट हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूल सप्लाई करते हैं, फ्यूल बर्न होता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है और फ्यूल किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। तो मोमेंटम एक्सर्टेड बाय फ्यूल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सेम एज द मोमेंटम एक्सर्टेड बाय रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट इज राइट। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कॉलिजन और लिफ्टिंग दैट विल बी सेम। ये हमारा रीजन सही है। असर्शन इज राइट फॉर टू बॉडी सिस्टम व्हेन देयर इज ए चेंज इन द मोमेंटम ऑफ वन बॉडी। किसी एक बॉडी में जो मोमेंटम चेंज होता है इज सेम द चेंज अकर इन द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यस, मोमेंटम जो ए में है वही मोमेंटम बी में है। चेंज इन मोमेंटम इन ए टू द चेंज इन मोमेंटम इन बी, दोनों में सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये रीजन भी सही है। अब जो रॉकेट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, और लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, या टोटल मोमेंटम विल बी सेम बिफोर और आफ्टर। तो इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए होगा।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्विक कॉलिजन, अगर दो ऑब्जेक्ट अगर बड़ी तेजी से टकराएंगे, टू बॉडीज मोर वायलेंट देन ए स्लो कॉलिजन, दो ऑब्जेक्ट अगर बड़ी तेजी से टकराएंगे वो क्या होगा, ज्यादा नुकसान देगा एज कंपेयर टू क्विक, वो ज्यादा जो जल्दी टकराएगा वो ज्यादा नुकसान देगा एज कंपेयर टू सॉलिड स्लो कोलिजन इवन व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी विल आइडेंटिकल, चाहे भले ही सेम हो। यस, जब सडन बड़ी जल्दी टकराएंगे तब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया, क्या नाम है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इंपल्स ये कहता है। और वो क्या कहता है, रीजन बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच डिटरमाइन द फोर्स ग्रेट इट इज द ग्रेटर इन द फर्स्ट केस। तो इसका मतलब रीजन भी हमारा सही है, क्यों, क्योंकि F होता है v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू F। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम, जल्दी टकराएंगे तो मोमेंटम ज्यादा होगा, और ज्यादा मोमेंटम होगा तो फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। अगर धीरे धीरे टकराएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम का इफेक्ट कम होगा, जिससे मोमेंटम कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो दो ऑब्जेक्ट बड़ी क्विक कॉलिजन होगा तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेटर ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम जाएंगे कौन से ऑप्शन पर, ए ऑप्शन पर। तो थर्ड का आंसर है हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन असर्शन, व्हेन अ फायरफ्लाई हिट ऑन अ बस, एक फायरफ्लाई अगर बस को हिट करते हैं, बस से टकराती है, तो फायरफ्लाई एक्सर्ट सम फोर्स ऑन बस एंड बस एक्सर्ट सम फोर्स किस पर, फायरफ्लाई पे। फायरफ्लाई और ये बस क्या दोनों सेम फोर्स रखते हैं, यस, दोनों का क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और वो हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। रीजन क्या कह रहा है, फायरफ्लाई हैज मोर मास एज कंपेयर टू विंडशील्ड, क्या फायरफ्लाई का मास विंडशील्ड से ज्यादा है, वो ये कह रहा है नो, फायरफ्लाई का मास विंडशील्ड से कम होता है। तो रीजन हमारा गलत है, विंडशील्ड जो शीशा होता है दरवाजे, वो कार का जो शीशा होता है, तो इसका मतलब फायरफ्लाई का मास उस विंडशील्ड कार के शीशे से कम होता है, तो ये हमारा क्या है, गलत है। और इसमें क्या लिखा है, फायरफ्लाई का मास विंडशील्ड से ज्यादा है, तो इट इज रॉन्ग। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे, सी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। किस पर जाएंगे, सी पर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन बोथ एलास्टिक एंड इनएलास्टिक। एलास्टिक वो होता है जिसमें देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होता, मींस इसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहती है, सेम होती है। और एनालिस्टिक कॉलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है, कंजर्व नहीं होती। लेकिन लीनियर मोमेंटम दोनों में क्या होता है, कंजर्व होता है। एलास्टिक मोमेंट हो चाहे एनालिस्टिक मोमेंट हो, इट विल बी सेम कंजर्व। लीनियर मोमेंटम जो है दोनों में कंजर्व होता है, बट एलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, लेकिन एनालिस्टिक में काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन इसने क्या पूछा है, लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व सेम रहता है। अगला क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी कंजर्व इन ऑल द कॉलिजन, यस, टोटल एनर्जी तो रिमेन सेम होती है, किसके हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी ऑलवेज रिमेन सेम बिफोर और आफ्टर द कॉलिजन, और आफ्टर या बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, या स्टार्टिंग और आफ्टर स्टार्टिंग, वो क्या हो गया, एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। लेकिन टोटल एनर्जी हमारे एनवायरमेंट में, हमारे जब भी कोई एनर्जी होती है वो क्या होती है, लॉस नहीं होती, इट विल ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो टोटल एनर्जी हमेशा कॉलिजन में क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या कह रहा है, एनालास्टिक में एनर्जी क्या होती है, लॉस ज्यादा होती है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे, बी वाले ऑप्शन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, assertion, force required to accelerate a mass in two perpendicular direction never same। जब हम दो ऑब्जेक्ट हैं, एक और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या इनको मूवमेंट करने के लिए, इनको मूव करने के लिए, इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या फोर्स सेम रहता है, नो, दोनों का फोर्स कभी भी सेम नहीं रहता है। तो इसका मतलब दोनों का फोर्स सेम नहीं रहता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, इट इज ट्रू। अब क्या करें, जी प्रेजेंस ऑफ जी विल नॉट इन्फ्लुएंस द एक्सेलरेशन, क्या जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या इनके एक्सेलरेशन पे फर्क नहीं डालता।
जी हमेशा एक्सक्लेरेशन पर फर्क डालता है, तो इसका मतलब इसने लिखा है नहीं फर्क डालता, लेकिन वो डालता है तो इट इज रॉन्ग। इसका मतलब असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग, तो किसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन इज सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे इंक्लाइन प्लेन है, इट इज इंक्लाइन प्लेन, इट इज इंक्लाइन प्लेन। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन द ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। यस, यहाँ ऑब्जेक्ट जो क्या होगा, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तभी क्या होगा, दैट विल बी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। इट इज करेक्ट। नो एक्सटर्नल, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन देम। यस, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रह गया, नहीं लगेगा, तो इसका मतलब वहां वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा। तो इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन में भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब रीजन, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब रीजन भी करेक्ट हो गया। तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे? ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, और ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी है। क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 8 पर। assertion, while walking on ice one should take small step to avoid the slipping। जब हम बर्फ में चलते हैं तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए, हमें लंबे स्टेप नहीं लेने चाहिए, लंबे लंबे बड़े बड़े कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। क्यों? ये बिल्कुल सही कह रहा है, छोटे छोटे कदम अगर रखेंगे तो हम फिसलेंगे कम, हमारे को फिसलने के चांस क्या होंगे? कम होंगे। अगर लंबे लंबे पैर रखें तो फिसलने के चांस ज्यादा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना छोटा कदम होगा तो उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम होगा। फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब ड्यू टू द, बिकॉज द स्मॉलर स्टेप एंश्योर द स्मॉलर फ्रिक्शन, क्या होगा? स्मॉलर फ्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या ये सही है? इट इज करेक्ट। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज करेक्ट। तो इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या होगा आंसर हमारा? इट इज ए। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। और इसका मतलब एम वी माइनस यू इज इक्वल टू एफ, और ये प्रोपोर्शनल रहता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दिस इज एफ के कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 और अपॉन में टी, और टी को हम क्या भेज देंगे? टी, टी को क्रॉस यहाँ भेजेंगे तो एम वी माइनस यू इज इक्वल टू एफ इंटू टी। और ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम है। और ये क्या है? force applied for a short period of time। when a force act on an object for a short period of time, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। इम्पल्स इज द फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हमारा जो इम्पल्स है वो रेट ऑफ चेंज, हमारा जो इम्पल्स है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। यस, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओनली चेंज इन मोमेंटम इज, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स ही बोलते हैं। तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। यस, तो इम्पल्स जो है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव डिफरेंट यूनिट, क्या दोनों की यूनिट अलग है? नो, जो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की यूनिट है वही क्या है? इम्पल्स की यूनिट है। बोथ हैव द सेम यूनिट, और यहाँ क्या लिखा है? डिफरेंट। तो इसका मतलब इट इज wrong। assertion is true and reason is false। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। assertion, क्वेश्चन नंबर 10 का assertion, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो वही उतना ही फोर्स एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ लगाता है। दोनों क्या है? एक फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ फोर्स। यस, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स है। यस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इट इज करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा 10 का असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या कर रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल
लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मोशन? नो, ये कंपलसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब भी उसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, तो इट इज रॉन्ग। कैसे? अगर मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर क्या रखे हमने? इस टेबल के ऊपर हमने क्या रखा है? इस टेबल के ऊपर बुक रखी है। क्या रखी है? बुक रखी है। एक बुक रखी है और बुक किस पर है? रेस्ट पर है। बुक किस पर है? रेस्ट पर है, मोशन में है। और टेबल भी किस पर है? रेस्ट पर है। टेबल एंड बुक बोथ आर एट रेस्ट, लेकिन फिर भी बुक नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और टेबल की तरफ लगा रखी है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो इसका मतलब इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। इट इज एप्लीकेबल कब? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी होगा। तो इसका मतलब इसका असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? सी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 था। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। assertion 11 कैसे? A body is momentarily at rest when it reverses its direction। क्या कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, क्या वो कुछ पल के लिए रुक जाता है? देखते हैं। अगर मैंने कोई पत्थर ऊपर फेंका तो ऊपर की तरफ गया, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इट विल स्टॉप, इट विल रेस्ट फॉर ए वाइल एट हेयर। यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तभी उसके बाद इसकी क्या होगी? डायरेक्शन चेंज होगी। पहले ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, इट विल स्टॉप, इट विल टेक रेस्ट फॉर ए वाइल एंड देन कम बैक, इट मीन चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये सही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो वो मोमेंटरी फॉर ए वाइल, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकता है। बिल्कुल सही है। रीजन, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ए क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी। अगर उसकी वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट टाइम में जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इसका मतलब जीरो हो सकता है। इफ वेलोसिटी इज जीरो कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन एट ए इंस्टेंट टाइम। इंस्टेंट टाइम में क्या है? इसका मतलब इंस्टेंट टाइम में अगर उसकी वेलोसिटी जीरो आ रही है तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा? उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। कैसे? अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट ए कांस्टेंट स्पीड से, या उसकी वेलोसिटी कुछ है और अचानक उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हुई है। तो इसका मतलब इसमें लिखा है कैन नॉट एक्सेलरेशन होगा, तो इट इज रॉन्ग। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई एट एन इंस्टेंट तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज जो हुई है वो कम हो गई। चेंज इन स्पीड जीरो हो गया मोमेंटरी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन और अचानक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन असर्शन क्या कह रहे हैं? देखिए assertion, when a bullet is fired from a gun there is a forward force on the bullet and recoil of gun। जब हम बंदूक चलाते हैं तो उससे बंदूक से क्या निकलती है? गोली। गोली किधर को जाती है? आगे को। इसका मतलब बुलेट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन बंदूक कहाँ आती है? पीछे को। बंदूक का पीछे आना हम क्या बोलते हैं? इसे रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन जिस मोमेंटम से गोली आगे जाती है उतने ही मोमेंटम से बंदूक क्या आती है? पीछे आती है। क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से भी और अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी। तो फोर्स ऑन द बुलेट आगे की तरफ लगता है और गन किधर की तरफ आती है? पीछे की तरफ आती है। तो इसका मतलब इट इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। यही कह रहा है। क्योंकि बंदूक पीछे की तरफ क्यों आती है? क्योंकि जितने गोली फोर्स से मोमेंटम से आगे निकलेगी उतने मोमेंटम से ऑब्जेक्ट बंदूक पीछे की तरफ आएगी। किसके हिसाब से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के भी हिसाब से। तो रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पहले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। assertion, when astronaut means जो स्पेस में जाते हैं, throw the something in the space the object would continue moving in the same direction with the same speed। क्या अगर एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो क्या ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव करता रहेगा?
यस, क्यों मूव करता रहेगा? क्योंकि ना तो वहां पर एक्सेलरेशन है, नो ग्रेविटेशनल फोर्स, नो एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब नो चेंज इन डायरेक्शन एंड नो चेंज इन स्पीड, तो इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, और रीजन इसका रीजन क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए produced by a net applied force is directly related to the magnitude of the force and inversely proportional to the mass of object। हमें क्या कह रहा है कि जो A है वो क्या F अपॉन में M मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास क्या है, देखते हैं। जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो क्या था हमारा? F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F अपॉन में M। इट मीन acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass। तो इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट है, रीजन इज आल्सो करेक्ट। लेकिन ये जो रीजन है वो ये केवल ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन फोर्स और मास पर डिपेंड करता है, वो ये नहीं बता रहा कि जो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डायरेक्शन और एक ही स्पीड से क्यों मूव करता है, उसका रीजन नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब बट assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? बी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, assertion, a large number of concurrent force क्या होते हैं? जो किसी एक पॉइंट से किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं या फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ निकलते हैं। एक्ट ऑन अ सेम पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ही पॉइंट पर अगर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो देन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्विलिब्रियम। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम मींस रेस्ट पर कह लो या उसकी मतलब फोर्स, टोटल फोर्स विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल नेट फोर्स इक्वल टू जीरो अगर होगा देन द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, वो अपने संतुलित अवस्था में होगा। बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मैकेनिक्स रेफर टू द सिचुएशन व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा तो क्या पार्टिकल मैकेनिक जो पार्टिकल होंगे क्या वो इक्विलिब्रियम में होंगे? नो, इट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या है? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसका सी होगा। क्या होगा? सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? 15 में। When we sit on a chair, जब हम चेयर में बैठते हैं, चेयर में बैठे, ये चेयर है, चेयर में हम बैठे तो इसका मतलब तो वी exert the force in downward direction, हमने किधर की तरफ फोर्स लगाया? नीचे की तरफ फोर्स लगाया। and the chair need to exert an equal force upward or the chair will collapse। इसका मतलब चेयर भी कितना फोर्स लगाएगी? उतना ही फोर्स लगाएगी जितना फोर्स हमने चेयर में लगाया, और चेयर भी क्या होगा? उतना ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी जितना हमने फोर्स लगाया, क्योंकि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ए ने जितना फोर्स लगाया उतना ही बी लगाएगी, अगर बी उतना ही फोर्स लगाएगी तो चेयर क्या हो जाएगी? कलेप्स हो जाएगी, चेयर टूट जाएगी। बिल्कुल सही, इट इज करेक्ट। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर, वही सेम, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब ये जो चेयर जो फोर्स लगा रही है तो किसके बेस पे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? ए वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अ टेबल असर्शन, अ टेबल क्लॉथ कैन नॉट पुल। अगर मान लो टेबल में क्या रखी है? क्लॉथ रखी है, ये क्लॉथ रखा है और इसके ऊपर क्या रखे हैं? कुछ सामान रखे हैं। टेबल क्लॉथ को हमने खींचने की कोशिश की, वो क्या कर रहा है? टेबल क्लॉथ कैन नॉट पुल, वो नहीं खींच पाएगी फ्रॉम ए टेबल विदाउट डिसलोजिंग। डिसलोजिंग का मतलब है बर्तन को या जो सामान रखा है उस सामान को हटाए बिना क्या हम टेबल के क्लॉथ को खींच सकते हैं? टेबल के पर्दे को, कपड़े को हम बिना बर्तन को हिलाए या सामान को हटाए हम टेबल के क्लॉथ को हटा सकते हैं, चाहे वो सामान गिरे वो अलग बात है, बट हम हटा सकते हैं। उसमें कह रहा है कि विदाउट डिसक्लोजिंग, बिना उसको हटाए क्या हम टेबल की क्लॉथ को खींच नहीं सकते? खींच नहीं सकते, यस या नो? हम इसे खींच सकते हैं, तो इट इज रॉन्ग। हम उसे खींच सकते हैं, हम उसे निकाल सकते हैं, इट इज रॉन्ग। Newton first law of motion give the definition of inertia? Yes. First law of motion is also known as law of inertia. So it is correct. Assertion is wrong. Reason is correct. तो कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? डी ऑप्शन पे जाएंगे। अगर हमारा assertion wrong है और रीजन चाहे सही है या गलत है तब भी हम डी ऑप्शन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, assertion, force exerted by ground on the man मूव हिम फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब फोर्स ने अर्थ ने किसके ऊपर फोर्स लगाया? जब हम चलते हैं
तो अर्थ एक्सर्ट द फोर्स ऑन अ मैन, ऑन अ पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिससे आदमी क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि पर्सन इज आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द अर्थ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन पर्सन, देयरफॉर द मैन मूव फॉरवर्ड। तो इसका मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये करेक्ट है। और जो एक्सर्ट किया अर्थ ने मैन के ऊपर फोर्स, क्या वो रिएक्शनल फोर्स है? यस, अब रिएक्शनल फोर्स है, तो ये सही है। तो इसका मतलब है तो ये सही, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि क्या मैन भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो इसने ये लिखा है कि अर्थ ने उसके ऊपर फोर्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अर्थ पर्सन ने अर्थ के ऊपर भी डाउनवर्ड फोर्स लगाया, इसलिए अर्थ ने ऊपर की तरफ लगाया। तो इसका रिएक्शनल फोर्स तो है, लेकिन कब है? जब मैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द अर्थ, उसने लगाया, बट इट इज नॉट मेंशन हियर। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, और हम इसे क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? वैसे बी होना चाहिए, लेकिन इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, बट इट इज नॉट श्योर, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि पर्सन एक्सर्ट द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इसमें आपको कोई करेक्ट लगे, अगर ए लगता है, अगर विदाउट स्टेटमेंट, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि मैन इज आल्सो एक्सर्ट द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तभी तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। 18 नंबर क्वेश्चन, assertion mass measure of the inertia of the body in linear motion। इसका मतलब inertia इट मीन नेचुरल टेंडेंसी। किस inertia क्या मेजर करता है? मास मींस एक इसके ऊपर लॉ बनाया गया, क्या? नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। नेचुरल टेंडेंसी, किसी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, चाहे वो रेस्ट पर रहे, चाहे वो मोशन में रहे। अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा, अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम है। तो इसका मतलब मास किसको मेजर करता है? इनर्शिया को मेजर करता है। तो इट इज करेक्ट। रीजन, ग्रेटर द मास, अगर मास ज्यादा है तो ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। अगर मास ज्यादा है तो किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास 1 किलोग्राम और इसका मास 2 किलोग्राम, इसको डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स चाहिए, इसको भी डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स चाहिए। इसका मास 1 किलोग्राम है, अगर इसको फोर्स F1 चाहिए और इसको फोर्स क्या चाहिए? F2 चाहिए, लेकिन मास सेकंड वाले का ज्यादा है, तो इसका मतलब F2 जो फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा F1 से। क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर मोर फोर्स टू डिस्प्लेस। क्यों चाहिए? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ग्रेटर मास, ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। तो इसका मतलब हमारा रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, बट रीजन जो है हमारा ए का, रीजन जो है वो ए का क्या है? एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है, तो इसका मतलब हम जाएंगे ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 19, assertion change in momentum is impulse। yes, mv minus mu is equal to change in momentum, और वो क्या बताया था आपने? ft। तो इसका मतलब change in momentum is also known as impulse, it is correct। और impulse क्या है? the impulse is the force which act for a short period of time। बड़ी तेजी से टकराएगा शॉर्ट पीरियड में, जिससे हर्ट नुकसान होने के चांस भी हैं। रीजन क्या कर रहा है? impulse is the area on between f and t ग्राफ। अगर हमने f and t ग्राफ करा, ये फोर्स और टाइम, तो इसके बीच में जो एरिया आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पल्स। तो इसका मतलब assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम किस पर जाएंगे? बी पर जाएंगे। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो हम ए पर जाते। तो इसका मतलब जो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पल्स रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ assertion रीजन फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चलिए, assertion अब बॉय फेसिंग फॉरवर्ड, एक बच्चा है, उसका जो फेस है वो क्या है? आगे की तरफ। इन ए मूविंग बस थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अप, वो क्या करता है? एक बॉल फेंकता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट अप ऊपर की तरफ, एक सीधे सीधे बॉल ऊपर की तरफ फेंकता है। एट द सेम इंस्टेंट द बस बिगेन टू स्टेन, उसी टाइम बस ने क्या कर दी? स्पीड बढ़ा दी, तो बॉल गोज अप, बॉल ऊपर की तरफ गई, बिल्कुल सही बात है। एंड फॉल इन फ्रंट ऑफ बॉयज, जैसे उसने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, तो क्या होगा? गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, एक्सकेलरेट कर दी,
तो उसने कहा कि बॉल ऊपर की तरफ गई, बिल्कुल सही है। क्या बॉल उस बॉय के सामने रुकेगी? नो, बॉल जो है उस बच्चे के सामने आकर नहीं रुकेगी, वो बॉल उस बच्चे के पीछे की तरफ रुकेगी, क्योंकि गाड़ी ने, बस ने एक्सलेरेट कर दिया, बस ने स्पीड बढ़ा दी है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन इज रॉन्ग, और स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अगर किसी स्पीड में डायरेक्शन होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और वैसे अगर असर्शन अगर आपका गलत है तो रीजन चाहे करेक्ट है, चाहे इनकरेक्ट है, चाहे ट्रू है, चाहे फॉल्स है, तब भी हमारा ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन होगा। तो हम जाएंगे डी ऑप्शन पे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम अब इसके बाद जो नई वीडियो बनेगी आपकी, जो आपके असर्शन रीजन के, किसके, टिश्यू के और मोशन के दोनों एक साथ, चार जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। एंड प्लीज टेक care of yourself and watch and revise properly for assertion and reason question. And thanks for today to join us. Thanks. Please like, share, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा आंसर ट्यूटोरियल के मेंबर बनिए। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन अस। थैंक यू।